हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय भाग 2। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सारणीबद्ध विधि को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध विधि में कैसे लिखते हैं। समुच्चय के प्रकार: रिक्त समुच्चय, जिसको हम शून्य समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सारणीबद्ध विधि को कैसे लिखते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पर P एक समुच्चय को दर्शा रहा है जिसमें कह रहा है y एक पूर्णांक है और जो कि -4 से बड़ा और 6 से छोटा है। तो आइए हम देखते हैं -4 से बड़े और 6 से छोटे कितने अवयव बनेंगे हमारे इस समुच्चय के अवयव होंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारे समुच्चय के अवयव हो गए। आपको याद होगा जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हम सबसे पहले सारे अवयव को सूचीबद्ध करते हैं। आइए देखते हैं सारणीबद्ध विधि में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारा समुच्चय P बराबर, सबसे पहले हम लिखेंगे सारे अवयव को सूचीबद्ध कर लिया, फिर उसके बाद अर्ध विराम द्वारा दर्शाएंगे, फिर उसके बाद मझले कोष्ठक के भीतर डाल देंगे। तो हमारा P समुच्चय क्या हो गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। Q बराबर y, जहां पे y एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 8 से कम है। इस समुच्चय के अवयव क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हमने जब इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हम कैसे लिखेंगे, Q बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर मझले कोष्ठक के भीतर डाल देंगे। ओके दोस्तों, ये हमारी क्या तैयार होगी, सारणीबद्ध विधि। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। हमारे पास एक समुच्चय है जिसका नाम है R। यहाँ पे कहता है y 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। y जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि वो 2 अंकों का प्राकृतिक संख्या है। अगर योग करेंगे उन 2 अंकों का तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ऐसे कितने अंक हो गए प्राकृतिक संख्या के हमारे, आइए देखते हैं। 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। तो हम इसे सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखेंगे। जब हमने इन अवयवों को देखा तो हमने देखा ये सारे 2 अंकों के हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है जिनका योग करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। आइए देखते हैं, अगर हम 18 का योग करते हैं क्या हमें 9 मिलता है। हाँ, 1 + 8 बराबर है 9 के। ऐसे ही हम 27 का देखेंगे, 2 + 7 बराबर है 9 के। अब जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमने क्या लिखा, R बराबर है 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, फिर मझले कोष्ठक के अंदर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं चौथा प्रश्न। यहाँ पर एक S समुच्चय है जो क्या कह रहा है, y उसमें 140 का अभाजक गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 140 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से डिवाइड करा तो 70 आया, 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 आया, 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 आया और 7 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया। तो जब हमने 140 का भाज्य गुणनखंडन किया तो हमें गुणनखंड प्राप्त कौन कौन से हुए, ये वाले 2, 2, 5, 7। जब हमने इसको लिखा तो हम कैसे लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये हमारे क्या हो गए, 140 के अवयव हो गए। जब हम इसको सारणीबद्ध विधि में लिखेंगे तो हमारे अवयव क्या होंगे, 2, 5 और 7। आपको याद होगा जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हम जो अवयव दोहराए जाते हैं उनको एक बार लेते हैं। तो जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमारे अवयव क्या हो गए, S बराबर 2, 5 और 7।
ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है हमारे पास एक टी समुच्चय है जिसमें एक्स बता रहा है, एक्स शब्द एलिफेंट का एक अक्षर है। जब हमने इस अक्षर को देखा तो हमने देखा इसके अंदर ऐसा एक एलिमेंट है जो 2 बार दोहराया जा रहा है। वो कौन सा है? ई। जो हमने इस अक्षर के अवयव को ज्ञात किया तो हमें क्या मिला? ELPHENT। जो ई 2 बार दोहराया गया है उसको हमने एक बार लिया। जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमने क्या लिखा? T बराबर E, L, P, H, A, N, T और फिर मझले कोष्ठक भीतर के अंदर डाल दिया। आइए अब बात करते हैं समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाए। हमारे पास एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर हमारे पास है अवयव 1, 2, 3 और 6। जब हमने इन अवयव को देखा तो हमें ये पता चला कि ये संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, और जब हमने इसे और ध्यान से देखा तो हमें ये भी पता चला कि ये 6 का भाजक है। आइए अब हमने इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है जिसका भाजक 6 है। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो ये दो डॉट्स हैं क्या दर्शा रहे हैं? कॉलन। यहाँ पे x जो दर्शा रहा है वो अवयव दर्शा रहा है, और एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है जिसका भाजक 6 है। ये हमें बता रहा है कि ये समुच्चय के अवयव के विशिष्ट गुणधर्म है, और आपको जैसा पता है अंत में हम मझले कोष्ठक के भीतर डाल देते हैं। आइए और उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अंदर के अवयव है MATHEICS। दोस्तों हमें देखकर पता चल रहा है कि ये मैथमेटिक अक्षर के लेटर्स हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x कॉलन लगाएंगे, फिर लिखेंगे x मैथमेटिक शब्द का एक अक्षर है। अगला प्रश्न, एक समुच्चय है जिसके अंदर के अवयव है 1, 3, 5, 7, 9। इसको देख के ये पता चल रहा है कि हमें कौन सी संख्या दे रहे हैं? विषम संख्या। ये हमारे क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या है। जब हमने इनको देखा तो हमें पता चला कि ये विषम प्राकृतिक संख्या है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x कॉलन x संख्या 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। ओके दोस्तों, आइए बात करते हैं रिक्त समुच्चय की, जिसको हम शून्य समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है? एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। और हमें याद रखना है कि रिक्त समुच्चय को हम कैसे दर्शाते हैं। रिक्त समुच्चय को हम प्रदर्शित करते हैं 2 तरीके से। पहला खाली मझले कोष्ठक के द्वारा, और दूसरा फाई के द्वारा। इसको हम फाई के नाम से जानते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं रिक्त समुच्चय को कैसे निकाला जाता है। माना A हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अंदर अवयव है x, जिसके अंदर का अवयव x बता रहा है कि x 5 से छोटा है और 6 से बड़ा है। x एक प्राकृतिक संख्या है, तो हमें क्या दिखा कि x जो है 6 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, और जब हमने देखा कि x 5 से छोटा है, हमने ये देखा कि 5 और 6 के बीच में कोई भी अवयव नहीं है। और रिक्त समुच्चय का मतलब ही ये होता है कि जिसके अंदर कोई अवयव ना हो वो हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो हमारे इस समुच्चय के अंदर ये रिक्त समुच्चय को दर्शा रहा है। इस वीडियो में हमने क्या सीखा दोस्तों? सारणीबद्ध विधि को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध विधि में कैसे लिखते हैं। आज हमने समुच्चय के प्रकार पढ़े। अगर आपको और विस्तार में जानना है तो आप अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों।